गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल commercepedia.com में। एंड मैं आपको सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को सो मैनी थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आपका अभी तक काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिला है और आपका अप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। तो चलिए इस सिलेबस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ फंडामेंटल और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसमें अभी तक जो भी पढ़े हैं उसको थोड़ा सा मैं रिव्यू करना चाहता हूँ। एक स्मॉल फिगर के द्वारा मैं आपको ये रिव्यू कर दूंगा कि पार्टनरशिप क्या क्या कंटेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और आगे क्या होने वाला है। तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या था? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारा जो था वो रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस रिजल्ट है किसका? एन एग्रीमेंट का, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट से क्रिएशन होता है, न कि ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। और ये मैंने दोनों टर्म्स एग्रीमेंट एज वेल एज ऑपरेशन बाय लॉ, मैंने दोनों ही टर्म अच्छे से मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ। जिन किसी का भी ये कॉन्सेप्ट छूट गया हो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वो आप उस चीज़ को देख सकते हैं, सो दैट कि आपका जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग एग्रीमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ लॉ बिल्ड हो सके। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, राइट, एंड created as a result of an agreement not operation by law which is governed by the Partnership Act 1932। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये फिगर क्यों बनाया। मैं ये समझाने की कोशिश आगे जो कंटेंट मैं आगे डिलीवर करने वाला हूँ वो इसका एक बैकग्राउंड है, एक भूमिका तैयार कर रहा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्चुअली में कैसे इसका एग्जिस्टेंस होता है। मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रिगार्डिंग में कुछ बैकग्राउंड में ये प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एग्जिस्टेंस एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस कैसे हुआ। तो चलिए थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का बैकग्राउंड। आप सभी जानते हैं कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ये सभी जानते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनका काम होता है फाइनेंस के रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस को इस चीज़ से अवेयर करवाना। और वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं कि वो प्रपोजल लाते हैं, राइट। वो क्या करते हैं? प्रपोजल लाते हैं। मैं ये इस फिगर के द्वारा ये समझाने की कोशिश करूँगा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्चुअली में या फिर कोई एक लॉ कैसे बनता है। थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ही आपको, ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ। मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इस फिगर के द्वारा मैं आपको समझा दूंगा कि एक्चुअली में कोई लॉ या फिर हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो एक्चुअली में कैसे बना होगा। तो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं? एक प्रपोजल लाते हैं, राइट। क्या लाते हैं? एक प्रपोजल लाते हैं और वो प्रपोजल कहाँ रखते हैं? हमारे पार्लियामेंट के बोथ हाउस में, ठीक है, प्रेजेंट इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जब कोई फाइनेंस मिनिस्टर कोई प्रपोजल हमारे पार्लियामेंट के दोनों सदन में रखा जाता है तो वो प्रपोजल सिर्फ प्रपोजल नहीं रहता है, वो बिल बन जाता है। क्या बन जाता है? बिल, राइट। वो बिल बन जाता है। जब ये बिल व्हेन पास्ड बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों पार्लियामेंट के बोथ हाउस से, दोनों सदन से जब ये पास हो जाता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, रिसीव एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इस पे सहमति मिल जाती है तब ये बन जाता है, बिकम्स द लॉ और एक्ट। ये क्या बन जाता है? कोई भी लॉ या आप कोई भी एक्ट कह लो, कोई भी स्टैट्यूट कह लो, जो इस तरीके से हमारे संविधान में इस तरीके से उसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है।
तो मैंने ये तो जब सारा जितने भी लॉ बनते हैं वो इसी प्रोसेस से बनते हैं, तो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी इसी के अकॉर्डिंग प्रपोजल आया होगा, पार्लियामेंट के बोथ हाउस में इसका पास हुआ होगा और इस पे राष्ट्रपति का सहमति मिला होगा और वो बन जाता है, बिकम्स द लॉ फॉर होल टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा बैकग्राउंड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अर्थात पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एग्जिस्टेंस होता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इसीलिए ये फिगर मैंने फर्स्ट फिगर मैंने इसीलिए इसको बनाने की कोशिश किया था, क्योंकि मैं बैकग्राउंड में ये समझाना चाहता था कि एक्चुअली में पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनता कैसे बना होगा, राइट, कैसे बना होगा जब भी ये बना होगा, राइट। तो आई होप ये दोनों फिगर से, फर्स्ट फिगर और ये सेकंड फिगर से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड भी हो गया होगा, राइट। अब चलते हैं कि जब हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब एग्जिस्टेंस में आ गया, ठीक है, एग्जिस्टेंस में आ गया, तो ये क्या इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की क्या होती है। आई होप आपको लग रहा होगा कि थोड़ा लॉ में ज़्यादा जा रहा हूँ, पर ये बेसिक चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि चूँकि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, फाइनेंस के स्टूडेंट हो, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और मैं एक ज़्यादा नहीं 10 to 20 मिनट्स में ये सारी चीज़ें आपको मैं डिलीवर कर दूँगा, नो प्रॉब्लम। कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है हमारा इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, मैं किस कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की की बात कर रहा हूँ, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस से जिसका संबंध होगा, ऐसे नहीं मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है, तो आपको पता ही है कि सबसे ऊपर हमारे होल टेरिटरी ऑफ इंडिया में एक ही लॉ अप्लाई होता है जिसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कहा जाता है मदर ऑफ ऑल लॉज। जितना भी लॉ हमारा बनता है, जितने भी लॉज हमारे कंट्री में एग्जिस्टेंस में आते हैं, वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। नो वन लॉ कैन comes into existence beyond the capacity of या कह लें कि beyond the provision of constitution of India। कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या कह सके, उसके बियॉन्ड जा सके, राइट। तो वो फिर एक टर्म आता है अल्ट्रा वायरस, वो मैं यहाँ पे नहीं समझाने की कोशिश करूँगा, वो काफ़ी लॉ वाला टर्म है और काफ़ी उसमें टाइम लगेगा। सो दैट कि मैं यहाँ पे ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर टॉप पोजीशन पे एपेक्स में जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, राइट। चूँकि हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, राइट, हमने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो मेरा संबंध तो यहाँ पार्टनरशिप एक्ट से है, राइट। पार्टनरशिप एक्ट क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पार्टनरशिप एक्ट कैसे बना होगा, राइट, यहाँ पे मैंने आपको बनाया। तो जब बन गया पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्जिस्टेंस में आ गया, तो फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि मदर ऑफ ऑल लॉज है। उसके बाद आता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिससे हम अभी हमारा करेंट कंटेंट यही चल रहा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो होता है एक टर्म आता है पार्टनरशिप डीड, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में आया इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, देन पार्टनरशिप डीड। अब ये नया टर्म है जो आज की क्लास में मुझे आपको होल कंटेंट जितना भी आज का क्लास का फोकस होगा वो मैं पार्टनरशिप डीड के ऊपर ही फोकस करवाऊंगा कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। तो मैं थोड़ा सा मैंने आपको बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप कहते हो MOA शॉर्ट फॉर्म में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसके लिए, किस रिलेशन में
तो ये हमारा विथ रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एंड नो वन नथिंग, किसी और बिजनेस के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के संबंध में ही मैं यह टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की में सेकंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसको आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब जितना भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का, जो कुछ भी पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा, किसके लिए? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। अब आ गया पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या है भाई? तो पार्टनरशिप डीड भी एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप पार्टनरशिप के संदर्भ में कहते हैं कि पार्टनरशिप का ये आर्टिकल है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सारे के सारे एमसीक्यू में काम देंगे आपको, जो भी मैंने आपको यहाँ फिगर के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पार्टनरशिप डीड जो हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, ये टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप का संबंध आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड से, और पार्टनरशिप डीड को यहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितने भी वर्किंग अफेयर्स होंगे, जितने भी अफेयर्स मैनेज होते हैं, जितने भी बिजनेस अफेयर्स मैनेज होते हैं, जो कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कुछ भी जितने भी क्लाउज होते हैं, वो सब कुछ मेंशन होते हैं किसमें? पार्टनरशिप डीड में। तो ये हो गया ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप डीड। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो यही तो कहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन मैनेज करता है। तो पार्टनरशिप डीड मतलब पार्टनरशिप डीड किसके लिए? पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए। और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में आपको पता ही है, मोर देन 2 पर्सन्स होते हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन तो चाहिए ही चाहिए। तो एटलीस्ट 2 पर्सन, 10 मिनट पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। मैं ये एक एजम्पशन के तौर पे मैंने 3 पार्टनर को दिखाने की कोशिश किया। कोई ज़रूरी नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है। आप जानते हो कि मिनिमम कितना, मिनिमम आपको पता है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपका है 50। मैंने आपको समझा दिया है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 empower the central government and central government provide maximum partner is 50 up to 50, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी डिलीवर कर चुका हूँ, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड दैट इज़ द होल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की इन रिलेशन टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके जी। अब हमारा जो मेन कंटेंट है, जैसा कि मैंने कहा कि आज जो हमारा फोकस होने वाला है, आज जो हमारा टोटल फोकस होने वाला है, वो हमारा यही है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है जी, तो आ जाइए। तो पार्टनरशिप डीड जो हमारा होता है, सिंस पार्टनरशिप डीड इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, सॉरी पार्टनरशिप डीड नहीं, पार्टनरशिप। आपको ये मैंने कितनी बार समझा चुका हूँ, आई होप ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए आ गया होगा कि पार्टनरशिप इज रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, right? It is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by the partners. Such terms and conditions may be either oral or written. Such written document which contain the terms of agreement is called partnership deed. पार्टनरशिप डीड मैंने जैसा कि अभी इस फिगर में बताया कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो पार्टनरशिप डीड एक क्या है? वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो जहाँ पे सभी पार्टनर्स म्यूचुअली अग्रीड होते हैं, अग्रीड हो करके वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्रीड हो करके उस पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। उसी टर्म्स एंड कंडीशन को एक डॉक्यूमेंट कर दिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कर दिया जाता है। उसी डॉक्यूमेंट का नाम है पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड, जिसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। मैं ऑलरेडी फिगर से समझा चुका हूं, जो एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और भी एमसीक्यू हो सकता है। मैं हालांकि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, सेट ऑफ एमसीक्यू का सेट मैं काफ़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा, नो इशू। तो यहाँ पे जो हमारा मुद्दा है वो है हमारा पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड
क्या होता है, मे बी ओरल भी हो सकता है, मे बी रिटन हो सकता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ गया कि पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। ये क्या मुद्दा भाई कि ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल आपके पास ऑप्शन है। आप चाहें तो इसे ओरली म्यूचुअली अग्रीड हो जाएं या रिटन एक डॉक्यूमेंट में उसको रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जिसका नाम पार्टनरशिप डीड होता है। तो आप चाहें तो ओरली उसको रख सकते हैं या फिर आप उसे रिटन डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास, हालांकि आगे इस पे कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो सकता है कि अगर आप ओरल रखते हो तो क्या पता फ्यूचर में क्या कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस ड्यूरिंग द बिजनेस वर्किंग आवर या जब हम बिजनेस कर रहे हो तो उस वक्त क्या पता किस पार्टनर के साथ हमारा कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाए, सो दैट कि बिजनेस पे ही सवाल उठ जाए। इसलिए सभी जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, वो सजेशन देते हैं पार्टनरशिप डीड शुड बी इन अ रिटन फॉर्म, सो दैट कि फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो। ओरल है तो आज ओरल का कोई महत्व नहीं है। आपने कुछ बोला, कल हो सकता है आप उस चीज़ को इग्नोर कर दें कि मैंने ऐसा नहीं कहा, राइट। तो उस चीज़ के लिए रिटन की ज़रूरत होती है, राइट। सो दिस लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव रिटन अग्रीमेंट। मैंने पहले ही बोला मे बी ओरल और इन रिटन, सो दैट ऐसा क्यों, तो किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई फर्दर डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स हो सकता है इंटरेस्ट अगर क्लैश होता है, मतलब इंटरेस्ट का अगर कन्फ्लिक्ट होता है एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट मे बी अराइज इन फ्यूचर। ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। इसलिए ऐसा प्रोफेशनली ये माना जाता है, प्रोफेशनली ऐसा अज्यूम किया जाता है कि पार्टनरशिप डीड जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है, उसको रिटन फॉर्म में रखना बेहतर होगा, राइट। इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव द रिटन अग्रीमेंट ड्यूली साइन एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप। भाई इंडियन है तो इंडियन ही बात करेंगे, राइट। किसी दूसरे देश का लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, राइट। तो पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग जो कंटेंट था, जो कॉन्सेप्ट था कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, वो कलेक्शन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस जो होता है वो म्यूचुअली अग्रीड होता है बाय ऑल द पार्टनर्स एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एक्सेट्रा, राइट। आगे हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर वो कौन कौन से। आपने तो सर बोला कि ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस, वो कौन कौन से क्लाउज होंगे जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो ऐसे बड़े सारे क्लाउज हैं, ये सारे इतने मैंने लिख रखा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट आउट किया जाए। अगर आप 10 पॉइंट्स भी इसमें से अगर जो पार्टनरशिप डीड का जो फॉलोइंग पॉइंट्स कंटेन करता है, इसमें अगर 10 to 15 पॉइंट्स भी अगर ध्यान में है, आपकी मेमोरी में है, देन उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर 10 पॉइंट भी है तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट कंटेंट है जो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो फर्स्ट कंटेंट होता है, दैट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्रिप्शन होने चाहिए, दैट इज़ द नेम, अबाउट, डिस्क्रिप्शन, होल डिस्क्रिप्शन, एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के रिगार्डिंग उस डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए, सो दैट कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, यहाँ तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स था, सेकंड टर्म है हमारा, सेकंड क्लाउज है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। मतलब फर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या, फर्म का नाम क्या होगा, एड्रेस कहाँ है फर्म का, एटसेट्रा, राइट। कोई इशू नहीं, छोटा छोटा टर्म है, मैं आपको इसको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब भाई जो आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस जो आपका कैरी ऑन हो रहा है और आप लोग जो कि आप पार्टनर्स के द्वारा कैरीड आउट हो रहा है, तो उसका एड्रेस क्या होगा, कहाँ पे इसका प्रिंसिपल प्लेस, राइट, मेन, जहाँ पे मेन हेड ऑफिस जिसको आप कह लो,
कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, तो एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शुड मस्ट बी रिटेन इन पार्टनरशिप डीड बिकॉज दिस इज द मोस्ट BVI कंटेंट रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड, राइट। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। भाई हम जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसका नेचर क्या होता है, कौन से बिजनेस में आप कौन से बिजनेस में डील करते हो, भाई क्या करते हो। नेचर ऑफ बिजनेस में थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि नेचर ऑफ बिजनेस के जो रिगार्डिंग यहाँ बात हुई है वो आप 11th में पढ़ चुके होंगे, या आप ट्रेड करते हो, ठीक है, ट्रेड करते हो, और ट्रेडिंग दैट मीन्स ट्रेड मतलब ट्रेडिंग का मतलब सेल एंड परचेज, ठीक है, सेल करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, या आप कॉमर्स आपका बिजनेस है, ठीक है। ऐसा आप 11th का कंटेंट में ये नेचर ऑफ बिजनेस में ये 11th का पार्ट है कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब जिस चीज़ में आप बिजनेस डील करते हो, ट्रेड करते हो मतलब सेल एंड परचेज करते हो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आपको पता ही है, कन्वर्टिंग ए रॉ मटेरियल इनटू ए फिनिश गुड्स दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग। और कॉमर्स तो आप बेहतर तरीके से जानते हो कि व्हाट इज़ कॉमर्स। तो किस तरीके का नेचर ऑफ बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब किस डेट को ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट हुआ, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन कौन से पार्टनर ने किस प्रकार का, फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग है, हालांकि मैं ये आगे का टॉपिक है, डोंट वरी, मैं आगे से समझाऊंगा कि व्हाट इज़ फिक्स एंड व्हाट इज़ फ्लक्चुएटिंग, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास में इस चीज़ को फाइंड आउट कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर दैट इज़ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्लाउज इन द पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई सभी लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो क्या उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा, और मिलेगा भी तो कितना, ये सारी चीज़ें आगे क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, राइट। अगर आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हो तो वो ड्राइंग्स होता है, और ड्राइंग्स अगर हुआ है किसी पार्टनर के द्वारा तो क्या उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और होगा तो कितना होगा। प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रेशियो इन विच प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, किस रेशियो में प्रॉफिट का शेयरिंग होगा, ये आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस रेशियो में, कोई कैपिटल ला रहा है, कोई कितना, कौन सा कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रहा है बिजनेस में, तो उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, टेंजिबल तो जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट अगर होता है या लॉस, प्रॉफिट लॉस कुछ भी, तो उसका शेयरिंग किस प्रकार का होगा, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म, ये टॉपिक मैंने आपको थोड़ा सा मैंने डिलीवर किया है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो वो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म के द्वारा क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा और कितना रेट का इंटरेस्ट होगा, राइट। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है, अगर कोई अमाउंट ऑफ सैलरी होगी तो क्या होगी, कमीशन होगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें अग्रीड है तो कितना पेमेंट किया जाएगा, तो एटसेट्रा, ये सारे टर्म्स हैं जो पार्टनरशिप डीड के टर्म्स हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड क्या है। आप गुडविल है, बिजनेस का गुडविल तो होता ही है, कोई भी बिजनेस हो, थोड़ा बहुत जितना जिसका जैसा बिजनेस डीलिंग करने का तरीका उसका वैसा गुडविल, तो गुडविल है तो उसका वैल्यूएशन किस मेथड से हो रहा है। हालांकि आपका ये सेकंड चैप्टर का ये टॉपिक है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, देन देखेंगे जब आएगा। फिलहाल आप ये यहाँ पे जानने की कोशिश करो कि मेथड बाय विच गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर टर्म्स एंड कंडीशन तो ये तो लाजमी है कि भाई अगर सपोज कीजिए किसी पार्टनर्स का एडमिशन होता है,
एडमिशन होता है तो उस वक्त वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस मेथड से फॉलो होगा। अगर कोई पार्टनर अपनी इच्छा से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को छोड़ के जाना चाहता है, जो कि उसका अधिकार है, बाय गिविंग ए प्रॉपर नोटिस, तो उस वक्त का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा। अगर किसी का डेथ होता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा, और होगा तो किस मेथड से होगा। ये जो पॉइंट है ये पहले से क्लैरिफाई होनी चाहिए, इसलिए तो पार्टनरशिप डीड बना है कि जो जितने भी टर्म्स होने चाहिए, जो जितने भी बिजनेस अफेयर्स में जो सारी चीज़ें टर्म्स आती हैं, वो सारे के सारे कंटेंट पार्टनरशिप डीड में एज ए कंटेंट, एज ए टर्म्स एंड कंडीशन, एज ए क्लाउज होने चाहिए, सो दैट कि बिजनेस स्मूथली चलता रहे विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, भाई वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगा तो कैसे होगा, राइट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा तो कैसा होगा। द मैनर इन विच अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर शैल बी सेटल इन केस ऑफ हिज और देयर रिटायरमेंट और डेथ और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। किस तरीके का सेटलमेंट अकाउंट होता है अगर किसी का डेथ होता है, अगर पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होता है तो क्या होगा उस वक्त, उस वक्त सेटलमेंट ऑफ अकाउंट होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। ये सारे के सारे टर्म्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन होने के लिए सारे पॉइंट्स ऑलरेडी सभी पार्टनर्स के बिजनेस में म्यूचुअली अग्रीड होने चाहिए। और भी बड़े सारे टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप चाहें तो इसको देख लीजिएगा। अकाउंटिंग पीरियड ये सब तो पता ही है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, डेथ ऑफ द पार्टनर, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स होगा। तो कैसे इसको इतना ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ तक जो मोस्ट VVI था मैंने आपको सभी पॉइंट्स पे एम्फेसाइज कर दिया है, सो दैट कि आपके किसी भी पॉइंट्स के रिगार्डिंग कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ना हो, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है अभी तक जो हमने डिलीवर किया वो हमारा पार्टनरशिप डीड था। मतलब पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें चाहिए होगी आपके एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, आपके MCQ के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा वो इतना में आपको फुलफ़िल हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए मैं अपना सेट लाऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन सेट वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा जो मैंने बोला हुआ है। नेक्स्ट कंटेंट हमारा है रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी पार्टनरशिप डीड जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो पार्टनरशिप डीड में एक टर्म आया था कि पार्टनरशिप डीड आप चाहो तो ओरली आप इसे अग्रीड कर सकते हो, मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है ओरली बोल लें और उस पर अग्रीड हो जाए, या फिर आप उसी टर्म्स एंड कंडीशन को रिटन फॉर्म में बना के रखें एज ए डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, सो दैट कि एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो। फिर भी ऐसा हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविज़न प्रोवाइड किया है कि क्या होगा जब किसी भी प्रकार का कोई भी पार्टनरशिप डीड हो ही ना। रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड हो ही ना तो फिर वहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, राइट। यहाँ पे कुछ टर्म्स है कि कैसे इस टर्म्स को फ्लक्चुएट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट और इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब या तो पार्टनरशिप डीड हो ही ना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जिसको बोलते हैं, या फिर हो तो वो साइलेंट हो। किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के रिगार्डिंग उसमें क्लियर ये नहीं बताया गया हो कि क्या होगा रेट ऑफ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, उस पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं हो तो उस चीज़ को बोलते हैं कि जब पार्टनर्स डीड इज साइलेंट ऑन ए सर्टेन पॉइंट्स। द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लीकेबल। तो यहाँ पे जो प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो अप्लाइड होगा, राइट। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कौन सा क्या चीज़ किसका रूल अप्लाई होगा, 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो कौन कौन से कंटेंट पे क्या क्या किस प्रकार का प्रोविज़न होगा वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मतलब फर्स्ट है
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड कुछ भी नहीं कहता हो तो आप क्या करोगे? तो प्रॉफिट्स एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल, है ना। कहता है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली होगा, चाहे आपने कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, इट डजंट मैटर। तो फर्स्ट पॉइंट एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो गया, ये सारे एमसीक्यू में आ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड पॉइंट हमारा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, कब? जब पार्टनरशिप डीड हो ही ना या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स if there is a provision for the interest on capital in the partnership deed. It will be allowed only when there is a profit. मतलब ये कहता है कि किसी आपने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, अगर आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, मतलब अनइक्वल कैपिटल, मतलब ए ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया, बी ने 5 लाख दिया, सी ने 6 लाख दिया, तो क्या होगा? क्या वो इंटरेस्ट उस पर मिलेगा? तो यहाँ पे सीधा क्या गया, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ़ देयर इज प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। अगर प्रोविजन है तो भी, और ये कब दिया जाएगा? इट विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट, मतलब ये तभी दिया जाएगा जब बिजनेस में प्रॉफिट हो। प्रॉफिट अगर नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, राइट। ये मोस्ट VBI MCQ है, आई होप आप इसे कवर कर पाए होंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए क्या? नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स। जब ड्राइंग्स आपने करा है और ड्राइंग्स करने के बाद आपका अगर पार्टनरशिप डीड उसके लिए साइलेंट है या उसका कोई भी पॉइंट्स उसके रिगार्डिंग क्लियर नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट उस पर चार्ज नहीं किया जाएगा, राइट। सैलरी टू पार्टनर। नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ सैलरी और कमीशन फॉर टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। मतलब सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई किसी भी प्रकार का सैलरी प्रोवाइड नहीं किया जाता है और ना कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, आप 9 to 5 आते हो, उस पार्टनरशिप फॉर्म को बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हो, किसी दिन कोई पार्टनर नहीं आ पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको उस दिन का आपको सैलरी मिलेगा या उस पूरे महीने का आपको सैलरी मिलेगा। अगर सभी म्यूचुअली अग्रीड ऑलरेडी हैं तो फिर सही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किस पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं कि जब पार्टनरशिप डीड हो ही ना या हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए साइलेंट हो, उसके जो प्रोविजंस, क्या रूल्स होंगे, क्या इस पे एग्जीक्यूशन होगा, वो क्लियर ना हो। तो सैलरी टू पार्टनर्स, दैट मीन्स नो पार्टनर एंटाइटल्ड टू एनी काइंड ऑफ सैलरी और कमीशन रिगार्डिंग टेकिंग पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। ठीक है जी, ओके जी, राधे राधे तो बोलना पड़ेगा जी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज़ टू बी अलाउड। भाई ये नहीं है कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप पार्टनरशिप डीड है तो क्या होगा, पार्टनरशिप, भाई पार्टनरशिप अगर डीड है, अगर उस पर स्पेसिफाइड है 12%, उस पर अगर स्पेसिफाइड है 12% तो 12% ही मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर, हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड ना हो तो उस लोन पे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन, राइट। पार्टनर्स लोन का मतलब पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन टू द पार्टनरशिप फर्म। Such interest shall be paid even if there are losses to the firm। कहने का मतलब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बोला था यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तभी दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा हो तो, लेकिन ये तभी दिया जाएगा
जब प्रॉफिट होगा तो। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सीधा उल्टा है जी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। सच इंटरेस्ट शैल बी पेड इवन इफ़ देयर आर लॉसेस टू द फर्म। अगर फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे इसको कोई मतलब नहीं, किसी भी प्रकार का कोई हमको नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। 6% है तो हमको 6% मिलेगा, चाहे पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, उसको 6% मिलेगा। कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन क्लैरिफाई होगा। ये मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं काफ़ी अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर, सो दैट कि आप इस पर काफ़ी एम्फेसाइज कर सकें। MCQ प्रिपेयर होता है इस पर। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर क्या? विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म। फर्म में अलाउड ही नहीं है कि अगर सभी इस पे एक राय हैं, सभी लोग का ओपिनियन है हाँ जी वेलकम है आपका हमारे फर्म में, तो आप ठीक है आ जाओ, एडमिशन हो गया। लेकिन अगर कंसेंट सभी का एक राय नहीं है तो फिर आपका अलाउड नहीं होगा, राइट। ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ये तो भाई आपका रूल है, राइट्स है, आपका पार्टिसिपेट करना इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में आपका अधिकार है। ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड टेक कॉपी ऑफ द सेम। ये दोनों पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोग राइट्स ऑफ पार्टनर में डिस्कस कर चुके हैं, सो नो इशू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं और उतना ज़्यादा है नहीं कि कुछ ज़्यादा इस पर एम्फेसाइज किया जाए। पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस क्या होता है आप जान चुके होंगे। पार्टनरशिप डीड जब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब पार्टनरशिप डीड होता क्या है और पार्टनरशिप डीड होने पे कौन कौन सारे कंटेंट्स होते हैं और पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या हो सकता है, ये सारे डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इससे आपका इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो है, जिसको आप आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप डीड कहते हो, वो भी क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई इशू नहीं, आई होप, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिटन पार्टनरशिप डीड to avoid and settle possible disputes. It is useful because it governs the rights, duties and liabilities of each partner. बिल्कुल, कौन कितना पार्टनर्स का राइट्स क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या है, लाइबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई होती है। इफ़ अगर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग, इफ़ एनी among the partners are settled on the basis of partnership deed। मैंने पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप डीड बनाया ही इसीलिए जाता है कि अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एनी काइंड ऑफ क्लैश अराइज हो तो वहाँ पे आप पार्टनरशिप डीड की सहायता ले सकते हो, सो दैट कि हमारा जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है स्मूथली कैरी ऑन होता रहे। क्योंकि अगर किसी दो पार्टनर के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, then it might be possible that business must be in a danger position, maybe in a danger position, right? So it is essential to have a partnership deed। क्या ये essential है? MCQ हो सकता है। क्या ये essential है? No, it is not essential but desirable to have the partnership deed। essential नहीं है जी, मैंने पहले ही बताया, orally और written किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हो। अगर ओरल में रखते हो तो क्या वो टेंजिबल होता है? बिल्कुल नहीं टेंजिबल होता। कल को कोई बैकआउट कर जाए, हाँ जी हमने तो इस पे एग्री हुआ ही नहीं था, तो फिर बिजनेस वो हो जाएगा ना, बिजनेस में डाइवर्जन में भी हो सकता है। तो ये एसेंशियल पार्ट नहीं है कि आप इसे बना के रखो ही रखो, लेकिन ऐसा डिज़ायरेबल है सो दैट कि बिज़नेस हमारा अच्छा से चले, मतलब बिज़नेस फले और फूले। बिज़नेस कोई भी तो इसी के लिए करता है भाई। कोई ऐसा बंदा होता है जो ये सोच करके बिजनेस एज्यूम करता होगा? एनीवन? नो, आई होप ऐसा तो नहीं कि कल आज बिजनेस चला रहे हैं कल बंद हो जाए। इन केस पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड का एग्जिस्टेंस ही ना हो, उसका एब्सेंस हो, तो फिर वहाँ पे कौन सा रूल अप्लीकेबल होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी, I hope you guys
must clear about this concept. Liability of partners subject to agreement among the partners. मतलब अगर हम liability of partners पढ़ रहे हैं तो वो कौन से subject होते हैं among the partners. If a partner carries on the business that is similar to that of the firm in competition with the firm and earn profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. Obviously. तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो काफ़ी इसमें एम्फेसाइज किया जाए, जस्ट आप रीड आउट भी कर लोगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा. आई होप अगर फिर भी आपको लगता है किसी प्रकार का कहीं भी किसी भी कंटेंट में आपको लगता है कि सर यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है, तो आपका वेलकम है जी हमारे चैनल में. आप कमेंट कर सकते हो. ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और किसी भी प्रकार का आपको ज़रूरत हो, वैसे तो मैंने अपने एंड से 100% देने का कोशिश किया है, वो एफर्ट दिया है सो दैट कि आपका कॉन्सेप्ट, आपकी नॉलेज बूस्ट हो सके, और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ही मैंने आपको देने का कोशिश किया. फिर भी किसी प्रकार की कमी महसूस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और सो दैट कि मैं अपने चैनल में इसे इम्प्रूव कर सकूं. और चीज़ें आप मेरे मोटिवेशन के लिए आपको पता ही है, चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि हमारा एप्रिसिएशन हमें मिल सके. और जो कि मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपका एप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, सो दैट कि बेस्ट से बेस्ट एफर्ट मैं आपको लगाऊं, सो दैट आपके लिए और आपके एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सके. थैंक यू सो मच.